हाँ डियर स्टूडेंट, तो हमें मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम थर्ड स्टेज में मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है जी। थर्ड स्टेज के कितने क्वेश्चन कर दिए बताओ? थर्ड स्टेज के हमने बहुमंजिला वाला क्वेश्चन कर दिया है, लास्ट में गुब्बारे वाला क्वेश्चन कर दिया है, 20 वाला क्वेश्चन कर दिया है, 18 तक क्वेश्चन कर दिए हैं जी हमने। 19 वाला क्वेश्चन भी कर दिया था। 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं स्टेज 3 में, ठीक है। स्टेज 3 क्वेश्चन 20। स्टेज 3 में क्वेश्चन 20 क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक शांत जल में नाव 8 किलोमीटर की यात्रा तय करने और फिर वापस आने में 2 घंटे लेती है। शांत जल में एक नाव जाकर वापस आने में 8 किलोमीटर जाने में और 8 किलोमीटर वापस आने में, ठीक है, 2 घंटे ले लेती है। जल का वेग 4 है, तो धारा की दिशा के विपरीत 8 किलोमीटर जाने और वापस आने में लगा समय कितना होगा? तो शांत जल में नाव 8 किलोमीटर की यात्रा तय करने और वापस आने में 2 घंटे लेती है, यानी 16 किलोमीटर में 2 घंटे लेती है। 2 घंटे लेती है 16 किलोमीटर में। तो दूरी बटे समय क्या होगा? चाल कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी जी, समझ गए। अब एक बार वो जल का वेग 4 है, तो उसकी दिशा में जा रही है और विपरीत दिशा में आ रही है। एक बार तो जाने का समय मान लो उसकी दिशा में t1 और वापस आने का समय मान लो t2। समय दूरी बटे चाल 2 चाल आएगी जी। जाते टाइम क्या होगा? पानी की चाल और बोट की चाल एक ही दिशा में है। पानी की चाल और बोट की चाल विपरीत दिशा में। जाते टाइम पानी उसकी मदद करेगा, वापस आते टाइम रोकेगा। समझ पा रहे हो? जाते टाइम उसकी मदद करेगा और वापस आते टाइम उसको रोकेगा। तो बस यहाँ से हम फार्मूला निकाल देंगे जी। 8 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 8 किलोमीटर। ये किसकी चाल है बताओ? ये बोट की चाल है जी। बोट की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की चाल 8 है जी। और उसकी चाल कितनी है बताओ? जल का वेग 4 है। जल का वेग कितना है? 4। वापस आते टाइम ऐसा कर लो ना, बोट की चाल ज़्यादा है तो बोट की चाल माइनस नदी की चाल ले लो। बोट की चाल 8 और नदी की चाल कितनी? 4। यहाँ प्लस हो जाएगा जी। तो ये जी 8 बटे में 8 और 4 12, ठीक है। 8 बटे में 8 माइनस 4 4, ठीक है। तो ये तो 2 पे कट जाएगा पूरा, और वो 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2/3। तो आंसर आएगा 2 आवर प्लस में 2/3 आवर। 2/3 आवर को आप मिनट में बदल सकते हो 60 से मल्टीप्लाई करके। 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 दूना 40 मिनट तो ये होगी जी, और 2 घंटे ये हो गए। 2 घंटे 40 मिनट। दूसरा उत्तर आ जाएगा 20 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं, एक व्यक्ति पानी के सापेक्ष v वेग से तैर सकता है। पानी के सापेक्ष v वेग से तैर सकता है एक व्यक्ति, ठीक है। उसे d चौड़ाई की नदी जो u v वेग से ज़्यादा पार करना चाहता है, वह नदी के प्रवाह में x दूरी का विस्थापन करता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक व्यक्ति है जो पानी के सापेक्ष v वेग से तैरता है। एक व्यक्ति पानी के सापेक्ष v वेग से तैरता है। v वेग किसके सापेक्ष है बताओ? पानी के सापेक्ष। उसे d चौड़ाई की नदी जो u गर्दन v वेग को पार करती है, वह नदी के प्रवाह द्वारा x दूरी विस्थापित किया जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है? आप ये देखिए, इधर होता है नदी का वेग, व्यक्ति इधर जा रहा है जी,
ये कोण हो गया 90 डिग्री, ये कोण हो गया कोई थीटा, ये 90। तो प्रवाह से कोण, प्रवाह तो इधर है, प्रवाह से कितने कोण पे जाएगा, π/2 प्लस थीटा। थीटा कैसे आता है बताओ? ये मैन का होता है, ये रिवर का होता है, तो थीटा तो ये पार करने की शर्त होती है, बताए थे आपको। इसका इधर घटक लेते हैं Vm साइन थीटा, Vm साइन थीटा Vr के बराबर कर देते हैं, Vm साइन थीटा बराबर Vr। तो थीटा कितना होएगा, साइन इनवर्स Vr/Vm, साइन इनवर्स Vr/Vm। ठीक है, एक v दे रखा है, एक u दे रखा है, तो बस x दूरी तय करने में दिशा के साथ न्यूनतम दूरी तय करती है। इसमें ये कौन सी कंडीशन है, अधिकतम दूरी या न्यूनतम दूरी? न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी तय करने की शर्त होती है। तीसरा उत्तर आ जाएगा जी। ठीक है भाई। अब अगला 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल क्या है? एक कार पूर्व से, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक कार पूर्व से 45 डिग्री के कोण पर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है। एक कार पूर्व से 45 डिग्री के कोण पर, एक कार है जी वो, ये पूर्व है, पूर्व से 45 डिग्री के कोण पर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर पर चलती है। पूर्व से 45 का कोण बनाओ, पूर्व से 45 डिग्री के कोण पर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है। ये उत्तर इधर है जी, तो यहाँ इस कोण पे चलती है 45 के कोण पर, कितने किलोमीटर चलती है? 6 किलोमीटर चलती है। फिर पूर्व से 135 डिग्री कोण पर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन है, तो पूरा बड़ा डायग्राम बनाइए। यहाँ पे यहीं पे भी दिखा सकते हैं, ये पूर्व था, फिर यहाँ से 135 डिग्री का कोण, यहाँ से 135 का कोण कैसे बनेगा बताओ? पूर्व से 135 का कोण बनाना है। फिर पूर्व से 135 का कोण, पूर्व से ये पूर्व होगी जी, यहाँ से 135 का कोण तो इधर होगा, कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। ये कोण 135 है, ठीक है, ये 45 है, ये भी तो 45 होगा, यानी ये टोटल कितना होगा? ये टोटल 90 डिग्री हो गया जी। ये टोटल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। देखो भाई, इधर 6 है, इधर 4 है, ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। ये आरंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। ठीक है, तो आगे देखिए, उनको जोड़ने वाली रेखा, तो बस ये दूरी बतानी है जी। ये दूरी कैसे आ जाएगी? विस्थापन 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 का स्क्वायर छोड़ा और 6 का स्क्वायर 36, रूट 52 आंसर। देख लीजिए, तो ये 22 तक क्वेश्चन हो गए हैं जी। ठीक है, 22 के बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाईस के बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है 60 मीटर लंबी यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 60 किलोमीटर लंबी गाड़ी है, ठीक है जी। 60 किलोमीटर लंबी यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है जी। दूसरी है 120 मीटर लंबी, एक तो है 60 मीटर लंबी और दूसरी है 120 मीटर लंबी। दूसरी है वो, इसकी लंबाई ज़्यादा है, 120 मीटर लंबी है, किलोमीटर नहीं मीटर।
120 मीटर लंबी है, जो 30 की चाल से चल रही है। ठीक है जी। ऐसे समय का अनुपात जो गाड़ी को मालगाड़ी को पार करने में लगे, गाड़ियों एक ही दिशा में जा रही हो। पहले तो गाड़ी जा रही है जी एक ही दिशा में और बाद में जा रही है विपरीत दिशा में, T1/T2। तो दूरी हमेशा जुड़ती है, L1 + L2, L1 + L2। दूरी बटा चाल, चाल कितनी है 80 और 30, चाल है जी 80 और 30। ठीक है, एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो एक ही दिशा में क्या करते हैं जी, ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर क्या आता है माइनस और यहाँ पर आता है प्लस, पहले समान दिशा में जा रही है ना। तो L1 + L2 तो लंबाई कितनी हो, कैंसिल ही होएगा। ऊपर आया 80 + 30, नीचे आ गया 80 - 30, 110/50, 11/5। तीसरा उत्तर आ जाएगा जी। 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल कह रहे एक कण चित्र में दर्शाए अनुसार ABCD के अनुसार गति करता है, A से D तक कण का कुल विस्थापन कितना होगा। तो घटक ले लीजिए जी। ये कितना है जी 4, ये कितना है जी 3, ये इधर कितना है जी 5, और ये कितने कोण पर है जी 37, और ये बिंदु D है जी, ये बिंदु B है जी, ये बिंदु C है जी, ये बिंदु A है जी। A स्थिति A से D तक कुल विस्थापन बताइए, A से D का कुल विस्थापन। तो घटक लो, ये इधर घटक कितना आया 5 cos 37, इधर घटक कितना आया 5 sin 37। A B ये 4, ये 3, 5 sin 37 कितना होता है जी sin 37, 3/5, यानी 3 और आएगा जी ऊपर। ये डॉटेड लाइन थी, ये 3 आएगी। 5 cos 37 क्या होता है जी cos 37, 4/5, यानी कितना आएगा जी 4 आएगा, ये 4 आएगा। और ये बिंदु D था, समझे। तो फाइनल बनाऊं, फाइनल बनाता हूं, देखो 4, 3 और 3 6, ये 4 है और ये भी 4 है, ये A है, ये B है, और ये बिंदु आप D मान लें। तो बस ये निकाल दीजिए विस्थापन, 4 और 4 8 और 6, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 36 और 64, 100 का वर्गमूल 10। पहला उत्तर। ये 24 नंबर था जी। 25 नंबर। एक नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो नदी को सीधा पार कर रहा है के लिए दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। पानी के सापेक्ष उसके वेग की दिशा में नदी का प्रवाह की दिशा बनाया गया कोण कितना होगा। तो ये देखो सीधा एक कौन सा ग्राफ है जी, दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है। ये है जी वर्गमूल 3 और 1/5, ये वर्गमूल 3 और ये 1/5 है जी। ठीक है, एक नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति जो नदी को सीधा पार कर रहा है के लिए दूरी ग्राफ दिखाए। पानी के सापेक्ष उसका वेग की दिशा नदी के प्रवाह की दिशा से बनाया गया कोण। पानी के सापेक्ष उसके वेग की दिशा का नदी की प्रवाह के साथ बनाया गया कोण निकालना है आपको। तो दूरी समय ग्राफ तो दिया गया ही है, तो आपको कोण किसके साथ निकालना है, कोण किसके साथ निकालना है ये बात ध्यान दीजिए। कोण हमें
उसकी नदी की प्रवाह के साथ कोण निकालना है। नदी की प्रवाह के साथ कोण, दूरी वर्गमूल 3 है, उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये फार्मूला हम ये लगाते थे, थोड़ी देर पहले लगाया था, वी आर साइन थीटा इजुकल टू वी एम। एक फार्मूला तो ये आता है, साइन थीटा आ गया जी वी एम बाई वी आर। वी आर तो हमारे पास 5 है, वी एम कितना है, वी एम दूरी समय ग्राफ की ढाल ले लीजिए जी, दूरी समय ग्राफ की ढाल ले लीजिए। तो ये दूरी समय ग्राफ है, इसकी ढाल क्या आएगी, ये थीटा, टेंजेंट थीटा कितना आएगा बोलो, वर्गमूल 3 अपॉन 1/5 यानी 5 वर्गमूल 3, ये आएगा जी टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा 5 वर्गमूल 3 आ गया, ठीक है। तो यहां से ये किसकी ढाल है, ये दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या दे देगी जी, चाल दे देगी, वीएम। वीएम कितना ले लूं जी, वीएम आएगा या वीआर आएगा, ये नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से बह रही है, ये फार्मूला वीएम होता है। यहां पर ये फार्मूला सही करो, वीएम साइन थीटा इज इक्वल टू वीआर, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एम। वी आर कितना है 5 और वी एम कितना है 5√3, कैंसल, साइन थीटा का मान 1/√3 आ गया, ठीक है। और कुल कोण के बारे में बात करें, कुल कोण के बारे में बात करें का दूरी समय ग्राफ है, किसका दूरी समय का, पानी के सापेक्ष उसके वेग की दिशा का नदी की प्रवाह की दिशा से बनाया गया कोण है। किलोमीटर प्रति घंटा में है जी, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही है। तो साइन थीटा का मान आया है 1/√3, या आप बोल सकते हैं साइन थीटा का मान आ गया 1/√3। तो अब हमें करना क्या है, अब आपको जो कोण निकालना है वो क्या होता है, इधर होती है वी आर, इधर होती है वी एम, ये थीटा आपके पास आ गया और इसमें 90 जोड़ना है, यानी आंसर 90 से ज़्यादा ही आएगा। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, यहाँ से थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी और उसको 90 में ऐड करना पड़ेगा जी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 1/√3 की, ये अप्रोक्सीमेट आएगी जी 30 डिग्री के आसपास। तो इसमें आप जोड़ोगे तो ये 120 डिग्री के आसपास आंसर आएगा। 30 भाई 1/√3 यानी 1/1.7, 30 से थोड़ा सा कम है, कम आएगा आंसर, लेकिन अप्रोक्सीमेट हमें लेना पड़ेगा, तो इस तरह से कर देंगे जी, ठीक है। आगे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ भी, ग्राफिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए जी, ग्राफिकल क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, ये एक एक क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है, सीखना है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन में आते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, उनमें क्वेश्चन नंबर 26 देख रहा हूँ जी मैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखो, एक सरल रेखा में गतिमान कण के वेग का समय के साथ परिवर्तन चित्र में दिखाया गया है, ठीक है जी। चित्र में क्या दिखाया गया, देखो,
सरल रेखा में गतिमान कण के वेग का समय के साथ ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे एक, दो, तीन, चार किस में? सेकंड में। और यहाँ पर वेग है और ये है जी मान 20 और ये है जी 10। ठीक है। कण के द्वारा 4 सेकंड में चली हुई दूरी, कण के द्वारा 4 सेकंड में चली दूरी का मान बताना है जी। भाई कण है 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर देगा, उसके ऊपर हमें काम करना है। तो 4 सेकंड में जो दूरी है उसका क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जी। एक क्षेत्रफल ये है जी A1 क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल ये है जी A2 क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल ये है जी A3, एक ये है जी A4 और एक ये है जी A5। ये 5 क्षेत्रफल है जी। A1, A2, A3 और A4 और A5। A1 क्या आता है जी? 1/2 बेस 1 और हाइट 20। A2 2 माइनस 1 गुणा 20। A3 1/2 2 माइनस 1 1 गुणा 20 माइनस 10 10। A4 3 माइनस 2 1 गुणा 10। A5 4 माइनस 3 1 गुणा 10। 10 10 10 20 10। तो क्या बताना था? दूरी जोड़ दो जी सबको, सबको जोड़ देंगे तो दूरी आ जाएगी। 10 20 30 40 50 60। दूरी कितनी है ये बताओ? 60 मीटर आ गई जी। 27 नंबर। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। निम्न ग्राफ में से कौन सा ग्राफ गेंद की हवा में गति के लिए वेग समय ग्राफ को दर्शाता है? ये गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं जी। ठीक है। गेंद को आपने ऊपर की ओर फेंका किसी स्पीड से, मान लिया u स्पीड से फेंका। गेंद ऊपर गई, उसका वेग 0 हुआ, फिर गेंद नीचे आई, अंतिम वेग वापस u। तो कौन सा ग्राफ बनाना है बताओ? वेग समय ग्राफ बनाना है। ऊपर से फेंका 0, फिर दिशा, यही बनता है जी। फोर्थ आंसर देख लीजिए 27 का कौन सा आंसर है। थर्ड स्टेज 27 का 4 आंसर है जी। ठीक है। देखिए 28 नंबर। 28 नंबर सवाल क्या है? चित्र में सरल रेखीय गति करते हुए विस्थापन x और समय t के बीच में ग्राफ दर्शाया गया है। अंतराल OA, अंतराल OA, A यहाँ पर है, OA, AB एक सीधी लाइन है, BC ऐसा पॉइंट है और CD भी फिर एक स्ट्रेट लाइन है जी। ये ग्राफ है। के दौरान कण का त्वरण, आप एक बात देखो जी, O से A में ये विस्थापन समय ग्राफ दिया है ना, बिल्कुल विस्थापन समय ग्राफ। यहाँ पर ये किसका होता है जी? वेग घट रहा है, वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। O से A की बात करिए मैंने, यहाँ से यहाँ वेग घट रहा है जी। ये सीधी रेखा है, वेग 0 हो गया जी। और ये देखिए ऐसे, ये सीधी रेखा नहीं है, B से C ऐसे ऊपर जा रहा है जी। ये इसमें क्या है बताओ? वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। इसमें वेग बढ़ रहा है, इसमें वेग घट रहा है, इसमें वेग 0 है। ये क्या है? ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है। विस्थापन समय ग्राफ में सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी वेग क्या हो गया? नियत। अब वेग आपको बता दो, त्वरण निकल ही जाएगा जी। जब वेग घटे तो त्वरण क्या आता है? त्वरण को ऐसे दर्शाते हैं, त्वरण वेग घटे तो त्वरण नेगेटिव आता है जी।
वेग जीरो तो त्वरण भी जीरो, वेग बढ़ रहा है त्वरण पॉजिटिव, रेस दे रहे हैं, वेग नियत त्वरण जीरो। यानी क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा जी नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव जीरो फिर पॉजिटिव जीरो। 28 का 2, 29। कौन सा ग्राफ कण की विराम अवस्था को दर्शाता है? ये देखो, ए से बी ऐसा ग्राफ था, सीधी रेखा, वो विराम अवस्था को दर्शा रहा है, वेग जीरो। सीधी रेखा में होना चाहिए विस्थापन समय ग्राफ, सीधी रेखा में कौन सा ग्राफ है? चौथा ग्राफ है जी, 30 नंबर हो गया ये। 30 नंबर क्या कहता है? सरल रेखा में गतिमान एक पिंड का वेग समय के साथ चित्र में दर्शाया गया। 6 सेकंड में पिंड का विस्थापन, 6 सेकंड में पिंड का विस्थापन तथा तय की गई दूरी क्रमशः होगी। तो बस जी क्षेत्रफल निकाल दो, क्षेत्रफल निकाल दो जी। जिसको क्षेत्रफल निकालना आ गया वो ऐसा सवाल छोड़ेगा ही नहीं। आप कहोगे उसको छोड़ दे तो भी वो कहेगा नहीं नहीं छोड़ूंगा मैं। तो जिसको क्षेत्रफल निकालना आ गया भाई, A1 क्षेत्रफल, A2 A3 कितना है? 0 2 4 6 4 और इधर कितना? -2। वैसे उन्होंने प्लस ही लिखा है लेकिन माइनस भी लिख सकते थे, नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस ही है। विस्थापन A1 - A2 + A3, दूरी A1 A2 A3, A1 2 × 4, A2 4 - 2 2 × 2, A3 6 - 4 2 गुणा, ये 2 होगा जी, लिखा होगा बिल्कुल। A3 4, तो कितना आया? 8 - 4 + 4 कितना आया जी? 8 आ गया। 8 + 4 + 4 8 और 8 कितना आ गया? 16। ठीक है, तो पहले क्या पूछा है? 6 सेकंड में विस्थापन, विस्थापन 8 और फिर दूरी 16, पहला उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी सवाल हैं जी, आज की पूरी क्लास लग जाएगी इनमें। इकतीस नंबर सवाल क्या कहता है? देखो, प्रदर्शित चित्र 1 और 2 एक्स एक्स के अनुदिश गति कर रहे हैं। 2 कणों के विस्थापन समय ग्राफ दिखाए गए हैं जी। 2 कणों के विस्थापन समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। ठीक है, xt xt। तो देखिए वेग बढ़ रहा है, वेग घट रहा है। इसमें वेग क्या हो रहा है जी? घट रहा है। वेग बढ़े त्वरण पॉजिटिव होता है, वेग घटे त्वरण नेगेटिव होता है जी। एक में एक समान त्वरित गति है, ठीक है, और 2 में
एक समान अवमंदित गति है। कौन सा आंसर? 3 आंसर। 31 का आंसर कौन सा होगा? देख लीजिए, 31 का आंसर 3 ही होना चाहिए। 31 का आंसर 3 ही है जी। 32 पे आ जाते हैं। बत्तीस नंबर देखो क्या कहता है। 32, नीचे दर्शाए गए वेग समय ग्राफ के लिए अंतिम 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी पूरे 7 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी का कौन सा भाग होगी? तो फिर वही जी बात, ग्राफ का क्षेत्रफल जी। वही मैंने आपको बता दिया, जिसको ग्राफ का क्षेत्रफल लेना आ गया वो कुछ भी ले लेगा। ग्राफ का क्षेत्रफल लेना आना चाहिए बस। ठीक है। एक, 3, 4, 5, 7, ठीक है, 0, 10। नीचे दर्शाए गए वेग समय ग्राफ अंतिम 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, अंतिम 2 सेकंड में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी, इसको मैं A1 बोल रहा हूं। पूरे 7 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी का कौन सा भाग होगी? यानी A1 बटे में मुझे कुल दूरी करनी है जी। A1 बटे में कुल दूरी करनी है। A1 कितना? 1/2, 5 - 7 2 और 10 ये। अब यहां पर मैं बोल देता हूं ये A2 बोल देता हूं, इसको A3 बोल देता हूं। अब A1 तो कितना आया जी? A1 तो 10 आएगा। A2 कितना आएगा? 5 - 3 2 × 10, 2 × 10। A3 कितना आएगा? 3 - 1 2, 1/2, 2 × 10, 10, 10, 20, 10, 10 बटे में 10 और 10 20 और 20 40। कौन सा भाग हुआ? 1/4। 32 का उत्तर आएगा कौन सा बताओ? 2। ठीक है जी, 32 तक सवाल कर दिए। सवाल नंबर 33 पे आ जाओ। एक कण नियत त्वरण से चलता है जी, जिसकी दिशा कण की गति के ताक्षणिक दिशा के समांतर है। एक कण नियत त्वरण से चलता है। एक कण है वो नियत त्वरण से चलता है, जिसकी दिशा विस्थापन और वेग ग्राफ बनाइए तो सीधा ही आ जाएगा जी। v² - u² = 2as, ये वेग 0 हो गया जी। v² = 2s, ये नियत हो गया। v² समानुपाती है जी s के। s की घात 1 और v की घात कितनी जी? 2। v की घात 2 किसको घेरना है? s को घेरना है। घेर लीजिए s को। तीसरा उत्तर देख लीजिए, 33 का 3। 34 नंबर क्या कहता है? निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान गति को दर्शाता है? बस जिसमें सीधी रेखा हो। भाई ये तो त्वरित गति है, ये अवमंदित गति है, जिसमें सीधी रेखा में हो। पहला उत्तर जी 34 का। कोई बच्चा कहेगा चौथा एक समान गति थोड़ी है, चौथे में तो वस्तु रुकी गई। चौथा है वो एक समान गति नहीं है जी, चौथे में वस्तु रुकी हुई है। ठीक है, चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो, ऐसा कोई भी ग्राफ हो, ये सारे नियत गति के ग्राफ है। दूरी समय होने चाहिए 35। 35 कहता है एक वेग को पृथ्वी की एक गेंद को पृथ्वी की सतह से d ऊंचाई तक ऊर्ध्वाधर छोड़ा जाता है। एक गेंद को पृथ्वी की सतह से d ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर छोड़ा जाता है।
एक गेंद को पृथ्वी की सतह से d ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर छोड़ा जाता है, छोड़ते हैं, तो आरंभिक वेग कितना है? 0। ये पृथ्वी से टकराकर d/2 ऊंचाई तक उठती है, पृथ्वी से टकराई और वापस ऊपर जाती है जी, ऊपर जाती है तो कितनी ऊंचाई तक जाती है बताओ? d/2 ऊंचाई तक। यदि इसके पश्चात गेंद की गति तथा वायु प्रतिरोध की उपेक्षा की जाए तो गेंद का वेग और पृथ्वी से ऊंचाई का ग्राफ बताओ। अब आप ये देखो, ऊंचाई यहां से मापनी स्टार्ट करेंगे, ये बात का ध्यान रखना, ऊंचाई ऊपर से मापी जाती है। तो हमें कौन सा ग्राफ बनाना है? हमें बनाना है जी वेग ऊंचाई ग्राफ, वेग ऊंचाई ग्राफ। वस्तु को छोड़ा तो ऊंचाई तो बढ़ी जी, ऊंचाई तो बढ़ रही है। मैं 2 ग्राफ बना देता हूं, किसी भी दिशा को प्लस माइनस लिया जा सकता है, दोनों में से एक आंसर होगा। छोड़ा तो ऊंचाई ऊपर से ली रहे, मान लेते हैं ऊंचाई बढ़ रही है, वेग को धनात्मक भी लिया जा सकता है, वेग को ऋणात्मक भी लिया जा सकता है। पहला बात, ये डी बिंदु है जी, फिर वस्तु टकराकर वापस ऊपर उछली, वस्तु टकराकर वापस ऊपर उछली तो कितनी ऊंचाई तक उछली? d/2 तक। वस्तु का वेग 0, वेग 0, तो वस्तु वापस उछल रही है तो वेग क्या हो जाएगा जी? ऋणात्मक हो जाएगा, वेग ऋणात्मक ही तो हो जाएगा। d तक जाती है जी पहले, भाई जो d ऊंचाई है वो घटते घटते वेग क्या हो गया? 0 हो गया, वेग 0 करना है। ओके, वेग 0 से चला था और किसी वेग से टकराया था, फिर d/2 ऊंचाई तक जाना है। ये तो हो गया जी ये धनात्मक वेग था ऊपर। एक गेंद को पृथ्वी की सतह से d ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर छोड़ते हैं, ये पृथ्वी से टकराकर d/2 ऊंचाई, बिल्कुल बिल्कुल ये d नहीं है, ये देखो ऊंचाई पहले कम हो रही है जी, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ये d है, d वेग क्या हुआ और फिर दूसरे से चला और d/2 तक। कौन सा आंसर दे रहा है? देखो 35 का 1 सही है जी, बिल्कुल। समझ में आया क्या? देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। भाई वो d/2 तक तो बाद में जाता है जी, ऊंचाई बढ़ती है जब वो नीचे आता है, तो नीचे आता है ऊंचाई पहले h ऊंचाई पर थी, h ऊंचाई पर था, h ऊंचाई पर था, ये समझो d ऊंचाई पर था, छोड़ा ऊंचाई घट रही है, h ऊंचाई है, घट रही है, यहाँ ऊंचाई 0 होगी। जब ऊंचाई 0 हुई तब वेग कितना था? कोई माइनस का v वेग होगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड से टकराया होगा, माइनस का 10 टकराया तो उठेगा किससे? मान लेते किसी और वेग से उठा, -10 से तो नहीं, +10 से तो नहीं उठा, कम वेग से उठा, वेग उठा, अब ऊंचाई बढ़ रही है, तो ये ऊंचाई बढ़ रही है। समझ गए? 35 के बाद 36 नंबर देखो। विस्थापन तथा समय के बीच ग्राफ दिया गया जी, विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है। कौन सा वेग समय ग्राफ होगा? विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है। क्या हो रहा है जी? पहले घट रहा है और बाद में बढ़ रहा है। कौन सा ग्राफ बनाना है आपको? वेग समय ग्राफ बनाना है, तो बन जाएगा जी, बनवाया है कई बार मैंने। 36 का कौन सा उत्तर आएगा देख लो, 36 का 1 आएगा। सैंतीस क्या कहता है? किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है यदि वायु घर्षण को नगण्य ना माना जाए। पहले तो मान लेते हैं नगण्य,
नगण्य मानते थे तो ग्राफ कैसा बनता था? वस्तु को ऊपर की ओर फेंका यानी किसी वेग से फेंका, वेग से फेंका तो यानी वेग 0 हुआ। चाल समय ग्राफ है शायद ये, हाँ ये एस टी लिख रखा है, सारे बी टी है जी, है करेक्शन है, कर लो, ये एस टी नहीं है, चारे को चारों ऑप्शन, ये बी टी ग्राफ है, चाल समय ग्राफ। टकराकर वापस ऊपर उछला, ठीक है। ये तो जी जब वायु घर्षण है, ये तब है जब वायु घर्षण ना हो, और वायु घर्षण हो तो ये लीजिए, ये वायु घर्षण की न हो तो, और ये वायु घर्षण हो तो। 37 सवाल कर दिए जी। सैंतीस के बाद आगे देखो जी, 38 नंबर सवाल, सवाल नंबर 38, नहीं 37, ये 37 थोड़ी था, ये 36 था, ये 36 था, अब 37 अब आ रहा है। आज की क्लास में 40 तक कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे डिस्कशन लगभग। 37 क्या कहता है? एक ट्रेन किन्हीं दो स्टेशनों के बीच की दूरी 2 घंटे में तय करती है, ठीक है। इसके लिए चाल समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। यात्रा में अधिकतम त्वरण, यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा त्वरण कहाँ होगा? त्वरण ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होता है? जहाँ ग्राफ सीधी रेखा में हो। ए बी हो सकता है, बी से सी में हो सकता है, सी से डी में हो सकता है, डी से ई में भी हो सकता है। ये सारे पार्ट ले रहा हूं मैं। त्वरण क्या? वेग में परिवर्तन बटा समय। ए से बी में वेग में परिवर्तन कितना है जी? 0 से 0.75 समय ले रहा हूं पहले तो। बी से सी में 0.75 से 1, सी से डी में 1 2 3 4, सी से डी में है जी, ये लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर, ध्यान से देखो, 1.25 है, 1.25 और अगला है जी 2 तक, ठीक है, ये डी है। ए बी वेग में परिवर्तन कितना? 0 से 20। बी सी में वेग बदला ही नहीं जी, पहले भी 20 था और बाद में 20 है। सी डी में 20 से 60 हो गया जी, और डी में लास्ट में वेग 0 हो जाता है और पहले वेग कितना था? 60। अब ये सारे पार्ट निकाल के देख लो कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम, आपको सामने है सारे आंसर। 20 बटे में 0.75, ये तो 0 ही आ गया जी। 40 बटे में 0.25, 60 बटे में 0.75, ठीक है। ये कितने आएगा? बटे में 75, 25 दिया 75, 25 और 55 125, 25 ठीक है 150, 25 25 8 200, 80 बटा 3, ये कितना? 0। इसको आप 0.25 को 1/4 लिख दो तो कितना आया? 160। इसमें भी आप ऐसे कर दो, बटे में 75 लगा दो, 25 दिया 75, 25 चौक 25 दूना 50, बच गया 10, 25 चौका 100 और लास्ट में 0, 240 यानी 80। ये 80 बटे 3, ये 0 सबसे ज़्यादा 160। कहाँ आया सबसे ज़्यादा? सी से डी में आया जी, सबसे ज़्यादा आया जी सी से डी में, ठीक है भाई। 37 नंबर सवाल था जी। 38 नंबर देखो जी,
38 कहता है किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि वायु घर्षण को नगण्य माना जाए तो गेंद का ग्राफ बताइए। अच्छा ये तो कर दिया हमने पहले। अच्छा 37 रह गया था, 37 रह गया था और 38 हमने पहले कर दिया था, समझ गए। अब मैं 39 नंबर बता देता हूँ। 39 कहता है निम्न में से कौन सा वेग समय ग्राफ किसी वस्तु की गति की वास्तविक स्थिति को बताता है। भाई सीधी बात है जी, आपको ये ग्राफ मैंने कई बार बताए हैं, दो पार नहीं काटने चाहिए। जैसे ये ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है, तीसरा जैसे ये है, चौथा जैसे ये है, तो ऊर्ध्वाधर लाइन लो, एक ऊर्ध्वाधर लाइन, ये लाइन दो बार काट गई नहीं, दो स्थिति नहीं हो सकती। ये तो दो से ज़्यादा बार काट गई, ये दो बार नहीं काट रही है, ये दो से ज़्यादा बार काट गई। तो कौन सा सही है? ये सही है जी, क्योंकि एक समय पर एक से ज़्यादा स्थिति तो नहीं हो सकती ना, एक समय पे तो एक ही स्थिति हो सकती है जी, एक से ज़्यादा स्थिति एक समय पर संभव नहीं है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि आज हमने 39 तक क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी अगली क्लास में हम 40 से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अगली क्लास में इनको कंटिन्यू करेंगे और बाकी बचे क्वेश्चनों को। तो आप ये क्वेश्चन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, ओके।